प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.4 हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में इसी आर्टिकल का एक सब आर्टिकल डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। आज का ये वाला जो लेक्चर है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पता हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उस पर इक्वेशंस ऑफ मोशन किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि बॉडी का मोशन लीनियर होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो बॉडी है उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। साथ के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किसी भी बॉडी के मोशन को 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में डिफाइन करती हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल था वेलोसिटी और उसके बाद पोजीशन और देन टाइम। फिर हमने इनके पेयर्स बनाए थे 2-2 करके, जैसे वेलोसिटी और टाइम का एक पेयर था, उसके बाद पोजीशन और टाइम का एक पेयर था, देन आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन का एक पेयर था। जो वेलोसिटी और टाइम का पेयर था उसको हमने कहा था कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये दो वेरिएबल्स बेसिकली हम इनके साथ डील करते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके जो वेरिएबल्स थे वो कौन से थे? पोजीशन एंड टाइम। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। सबसे पहले आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग लगानी है, फिर नीचे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है और आपने उन टर्म्स के बारे में बताना है जो जो उसमें यूज हुई हैं। तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग लगाएंगे पहले यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप उनके मुताबिक लिखेंगे तो वहां पर फिर आपको 100% फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सबसे पहले। तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है? S इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर या 1/2 AT स्क्वायर। S इसमें क्या है? वेयर। S is distance covered in particular direction, covered in particular direction। ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया गया डिस्टेंस है। मैंने आपको इस जो चैप्टर नंबर 2 है स्टार्ट में बताया था कि जब डिस्टेंस के साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर VI क्या है? VI इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी T क्या है? टाइम, T इज टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन, A इज एक्सेलरेशन। और ये कौन सी एक्सेलरेशन है भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जब स्टार्ट की थी तब बात की थी कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करने से पहले ये लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि A क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उस केस में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होंगी। फाइनली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी ट्रैक और इस बुलडोजर का यूज करेंगे। तो भाई हमने क्या लिखा है? S इज डिस्टेंस कवर्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब ये मूव करेगा तो इसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी जिसमें ये मूव कर रहा है। देन VI इज इनिशियल वेलोसिटी। देखिए यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया है,
यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, थोड़ा आगे चला जाएगा, यहाँ पर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे और इसके बाद ये आगे मूव करता रहेगा। तो वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्चुअली इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और जब इसने आगे मूव किया है कुछ इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कितने टाइम में चेंज हुई है? वो टाइम टी है। और ए क्या है? ये एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी जो है वो इक्वली चेंज हो रही है एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो उसको पहले सुन लीजिए ताकि आपको इन टर्म्स के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो। अब यहां पर ये जो टाइम टी है इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बॉडी ने मूव किया है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन चेंज होने में कितना टाइम लगा है वो टाइम टी है। या फिर जो बॉडी ने इस तरह डिस्टेंस कवर किया एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम लगा है, वो टाइम भी क्या है? टी है। ये बॉडी ने अपनी वेलोसिटी वी आई से वी एफ तक चेंज किया है और चेंज करने में जो टाइम लगा है वो भी टाइम टी है। तो चलिए अब हम प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने किस तरह से डिराइव करना है। सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो भाई बॉडी मूव कर रही है इस तरह से, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं, ग्राफिकल मेथड में बताया था और अलजेब्रिक मेथड में बताया था कि एक्चुअली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन एवरी यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये जो चीज है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन, ये एक्चुअली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी मेन रू है। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तब तक ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं होंगी। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि इस तरह से ये अपने ट्रैक पर मूव कर रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई सर्कुलर पाथ या इस तरह का कोई इसमें नहीं है। विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विच बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। देखिए जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, लेट से यहां पर इसने मूव करना स्टार्ट किया, अब इस पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी वी आई ले लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते चलते इसने कुछ टाइम लगाया है आगे जाने के लिए और यहां पर इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं वी एफ और इसके बाद बॉडी इसी तरह चल रही है, मूव कर रही है। लेट इट कवर्स ए डिस्टेंस एस। तो देखिए यहां से हमने कहा कि इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी वी आई है और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? वी एफ। तो ऑब्वियसली जब वेलोसिटी इसकी वी आई से वी एफ चेंज हुई है टाइम टी के दौरान, तो यहां से यहां तक बॉडी ने मूव किया है। जब बॉडी ने मूव किया है तो बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं एस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए ये जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है? चेंज इन पोजीशन हुआ है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था जब वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में पढ़ाया था कि जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने यहां पर ये लिखा है अ डिस्टेंस एस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्टेंस एस कवर कर रहा है। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन को अगर हम यूज करें जो कि क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है टाइम के गुजरने के साथ साथ। तो भाई पहले बॉडी यहां पर थी, फिर बॉडी ने मूव किया, यहां तक मूव किया। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने कितनी तेजी से मूव किया, दिस इज वेलोसिटी। और उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? बॉडी ने अपनी पोजीशन यहां से यहां तक चेंज की, कितने टाइम में की? दैट विल गिव अस द वेलोसिटी। सो दैट्स व्हाई हमने ये लिखा है कि वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट अवर टाइम। तो चलिए यहां पर लिखते हैं। तो बेटा यहां पर अब आपने कैसे लिखना है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अवर टाइम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अवर टाइम। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जब आप पेपर में जाकर लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको याद तो होंगी, हर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी। पहले वाली याद होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाली भी याद होगी। ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्चुअली ये एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो उसमें भी एक्चुअली हमने निकालना क्या है? एस निकालना है। तो एस क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से पहले ही
आप डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट कर लें। तो किस तरह से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी के साथ ये टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर देखिए डिवाइड हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो किस तरह से लिखेंगे भाई, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां से आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ चुकी है। जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी vi थी। अब यहां पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले बॉडी की जो वेलोसिटी थी vi थी, फिर वो टाइम t के बाद चेंज हुई और चेंज होकर क्या हो गई, vf। इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज आया है। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी है ये तो एक वेलोसिटी है। अब यहां पर हम vi लेंगे, vf लेंगे, कौन सी वेलोसिटी लेंगे, तो भाई अगर vf लिया तो vi किधर जाएगा, अगर vi लिया तो vf किधर जाएगा, हमने तो दोनों को कंसीडर करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ये मीन निकाल लेंगे। जिस तरह लेट से अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और कुछ देर के बाद वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके रूम का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तो आप 30 प्लस 32 करेंगे, उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा 31। अब बताएंगे मेरे रूम का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31 है। सिमिलरली यहां पर पहले वेलोसिटी क्या थी, vi। कुछ टाइम जिसको हम t कह रहे हैं गुजरने के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, vf। इट्स मीन कि वेलोसिटी में चेंज आया है vi से vf तक। इसलिए हमने यहां पर वेलोसिटीज का भी क्या लेना है, एवरेज लेना है, ये मीन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मीन वेलोसिटी या एवरेज किस तरह से फाइंड किया जाता है कि दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसलिए हमने नीचे सेंटेंस लिखा है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले वो vi थी फिर वो चेंज हो गई है। जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो इट्स मीन वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज होकर vf हो गई है। वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी, बट जब चेंज हो गई है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी जस्ट एक वेलोसिटी को कंसीडर करने की बजाय क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। 10। अब यहां पर आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी को आपने एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अभी हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की थी और क्या कहा था कि एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज का फार्मूला ही यही है। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू भाई एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और इस सारे को किससे आप डिवाइड कर दें, 2 से, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दें। अब यहां पर देखें तो ये टाइम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर आप ब्रैकेट्स भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अब यहां पर हम इनके सिंबल्स लिख देते हैं जो हमने यहां पर सपोज किए हुए हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एस से लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने तो लिखा हुआ है डिस्टेंस एस, लेकिन बेटा मैंने लिखा है डिस्टेंस एस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब डिस्टेंस के साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएट हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, एस इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ली है, इनिशियल वेलोसिटी vi, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगा, vi प्लस फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर लिखा था ना, विच बिकम्स vf आफ्टर टाइम t, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf। तो इसको आप इस तरह से लिख दें, vf डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह से यहां पर ब्रैकेट्स आप सब डाल दें, मल्टीप्लाइड बाय टाइम अब क्या है, t, यहां पर हमने लिखा है स्मॉल t है तो स्मॉल t से ही आप लिखेंगे। देखें अब इसमें क्या टर्म्स आई हैं, vi इनिशियल वेलोसिटी, vf फाइनल वेलोसिटी और टाइम t।
अब यहां पर VF की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, जो कि क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। देखिए उसमें VF का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, तो यहां पर फिर हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। देखें यहां पर VF की जगह पर हम ये चीज पुट कर सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इन अबव इक्वेशन। ये लिख दें, ये लिखने के बाद आप उसमें पुट कर दें। इस तरह की इंग्लिश आपने अंदर जरूर लिखनी है, अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स यहां पर कट सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, S इज इक्वल टू VI तो इसी तरह से रहेगा, प्लस VF क्या है, VI प्लस AT। तो इसको उठाकर आप यहां पर लिख दें VI प्लस AT। यहां पर VF था, ये VF है, इस VF की जगह ये वाली चीज उठाकर रख दें, डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय T। यहां पर इंप्लाइज डालते हैं क्योंकि स्पेस कम है, स्टेप के नीचे स्टेप नहीं हो सकता। यहां पे आपने पेपर में स्टेप के नीचे ही स्टेप करना है। यहां से मैंने सेंटर से लाइन भी इसी वजह से लगाई थी ताकि ये सारी की सारी डेरिवेशन जो है एक ही मर्तबा बोर्ड पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बार बार अगर इसको इरेज करके किया जाए तो वो गुत्थम गुत्था हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो VI प्लस VI ये क्या बनेगा मिलकर 2VI, क्योंकि x प्लस x इज इक्वल टू 2x। इसी तरह VI प्लस VI क्या हो जाएगा 2VI। तो S इज इक्वल टू 2VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह से, और इसको ब्रैकेट में ही आप बंद रखें, मल्टीप्लाइड बाय T। देखिए अब ये T मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों टर्म्स के साथ इसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ कर सकते हैं सर। किस तरह से करेंगे, 2VIT प्लस AT स्क्वायर। तो लिख दे 2VI, क्योंकि फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, T अंदर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ क्या आएगा प्लस A, T मल्टीप्लाइड बाय T क्या हो जाएगा, जिस तरह x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होता है x का स्क्वायर, इसी तरह T मल्टीप्लाइड बाय T क्या होगा T का स्क्वायर। तो भाई लिखते हैं यहां पर T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 2 है तो आप 2 ही लिख दें। दिस इंप्लाइज दैट 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, किस तरह से करेंगे, 2s इज इक्वल टू 2VIT प्लस AT स्क्वायर आ जाएगा, 2VIT प्लस AT का स्क्वायर रह जाएगा। पूरी इक्वेशन में लेफ्ट पर भी और राइट पर भी आप जो है वो 2 से डिवाइड कर दें। देखें 2 से अगर डिवाइड करना है तो इक्वेशन की दोनों साइडों पर करना पड़ेगा, एक साइड पर आप नहीं कर सकते। जो भी काम करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पर करेंगे। यहां पर भी आप 2 से डिवाइड कर दें, यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो किस तरह से होगा 2s, दिस इंप्लाइज दैट 2s over 2 इज इक्वल टू, यहां पर हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा 2VIT डिवाइडेड बाय 2 प्लस AT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू, यहां से भी ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा VIT, लिखते हैं VIT प्लस, अब AT स्क्वायर बाय 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू AT का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दें 1/2 इंटू AT का स्क्वायर। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस तरफ पढ़ सकते हैं S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हाफ भी पढ़ सकते हैं 1/2 को, क्योंकि एक है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो आधा हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा हाफ, तो इसलिए 1/2 को हम हाफ भी पढ़ते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में S क्या है, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, अगर साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। VI क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है उस बॉडी की। T क्या है, ये टाइम है जिसमें बॉडी ने अपनी वेलोसिटी VI से VF तक चेंज की है। 1/2 ये न्यूमेरिकल फैक्टर एक्सेलरेशन, उस टाइम T के दौरान जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A से, तो यहां पर हमने A लिख दिया है। ये T भी क्या है, टाइम है।
कौन सा टाइम जिसमें बॉडी ने अपनी वेलोसिटी vi से vf तक चेंज की है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें बॉडी ने डिस्टेंस s कवर किया है, या बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पोजीशन चेंज करने में जो टाइम लगा है वो टाइम t है। यानी किसी तरह से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप डब्बे में बंद कर दें, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है इस तरह डब्बे में, वहां से पता चल जाएगा कि आपने ये वाली फाइनल इक्वेशन निकाल दी है। तो नीचे आप क्या लिख देंगे, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर लिखते हैं भाई, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से हमारा ये जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कंप्लीट होता है। बट ये ग्राफिकल मेथड नहीं है, ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है अलजेब्रिक मेथड, यानी हमने अलजेब्रिक मेथड से डिराइव किया है इसको। देखिए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेपर में आपके पास दोनों इकट्ठा भी पूछ सकता है, डिराइव दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो वहां पर आपने ये वाला सारा भी लिखकर आना है, और जो ग्राफिकल मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो भी आपने लिखकर आना है। जब ये दोनों बिल्कुल आप इसी पैटर्न पर लिखकर आएंगे तो फिर तो भाई मार्क्स आपके कदम चूमेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल एनालिसिस। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।